हेलो स्टूडेंट, हमारा हिंदी के अभ्यासक्रम में 12वां लेसन रानी, जिनकी लेखिका है महादेवी वर्मा। हमने ये लेसन शुरू कर दिया है और आपको पता ही है पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे महादेवी वर्मा जी को बचपन से ही पशुओं से बहुत ही प्रीति थी। उनके पास 2 बिल्लियाँ भी थी, निक्की और रोज़ी नाम की। और उसके बाद उनके पिताजी उनके लिए ये रानी नामक एक घोड़ी लेकर आए थे। वो बहुत ही अच्छी, एकदम वो चॉकलेटी कलर की चमकदार और फिसलती हुई उसकी स्किन थी, और छोटे छोटे कान थे, और बीच में कपाल पे तो थोड़ा बालों का गुच्छा उसके ऊपर आता था। तो इतनी अच्छी लगती थी वो, और काली और एकदम स्वच्छ उसकी आंखें थी, एकदम ट्रांसपेरेंट पारदर्शक, और बहुत ही ऐसे अच्छी दिखने वाली, एकदम सुदृढ़, और ऐसे उसके पैर थे एकदम सुडौल और मजबूत। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। और हमने ये भी जाना था कि कैसे महादेवी वर्मा जी को कुछ भी प्रश्न होता था तो वो रामा से ही पूछते थे। रामा कौन थे? और उनके घर में उनकी सहायता करते थे सारे लोगों की। वो महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि वो, हम उनको नौकर तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक सहायक बोल सकते हैं, है ना। तो हमने ये सब पढ़ा कि पहले कैसे उनको रानी इतनी अच्छी नहीं लगती थी, पर बाद में उनसे बहुत ही मैत्री हो गई। और वो जो महादेवी वर्मा जी हैं वो रानी के गले में झूलते थे, और फिर उसे बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाते थे। और फिर रानी को भी कैसा, आपको पता ही है ना कि जैसे हमें भी पशु से प्रीति हो जाती है, वैसे पशु को भी हमारे साथ एक अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। अगर वे भी हमें नहीं देखते हैं तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे ही वो रानी लेखिका को नहीं देखते थे जब भी, तो वो पैर अपने पटकने लगती थी और हिनहिनाने लगती थी। वहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है। अभी हम आगे ये जो पैराग्राफ है ना, यहाँ से पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से पढ़ना। आगे कहते हैं, लेखिका कहते हैं, फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य, छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई, और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। क्या बोलते हैं? लेखिका बोलते हैं कि हमने जैसे ही मित्रता कर ली ना रानी के साथ, बाद में हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम शुरू हुआ, क्योंकि घुड़सवारी सीखना भी एक कला है। तो हमने सीखना शुरू किया। और वो बोलते हैं कि मेरे लिए और मेरी बहन के लिए एक सामान्य और छोटी पर एकदम सुंदर घोड़े की पीठ पे बैठने के लिए जो एक चमड़ी का बैठक होती है चमड़ी की, उसको जीन बोलते हैं। ठीक है। तो लेखिका बोलते हैं कि हमारे लिए वो खरीदी गई, और मेरे भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन खरीदी गई और बनवाई गई कि जिससे बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे, माने बैलेंस बना रहे, और इन केस बैलेंस चला जाता है तो भी गिरने का कोई भय नहीं रहे। आगे देखते हैं। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते, और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। क्या बोलते हैं कि बाहर के चबूतरे पर, क्योंकि उनकी आयु थोड़ी छोटी थी, तो बाहर के चबूतरे पर वे खड़े रहते थे, और फिर वह रानी पर बारी बारी बैठते थे, वे, उनकी बहन और उनके भाई। ठीक है। और उनके तीनों के टर्न बाय टर्न वो बैठते थे रानी के ऊपर। आरूढ़ होना मतलब बैठना। और छुट्टन, छुट्टन कौन है? छुट्टन रानी की देखभाल के लिए है, रानी की साफ सफाई देखभाल, ठीक है, उसके लिए छुट्टन को रखा गया है।
तो वो भी इन लोगों के साथ दौड़ता रहता, क्योंकि बच्चे भी गिरने नहीं चाहिए ना, इसीलिए। और वो हमें घुमाता रहता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। क्या कहते हैं कि सवेरे सवेरे भाई बहन यहाँ पे हम रानी के ऊपर घूमते रहते, और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय, मतलब दोपहर, जैसे दोपहर के बाद या तो फिर शाम को ये कार्यक्रम वापस से रिपीट होता। दोहराया जाना मतलब रिपीट होना। तो ऐसे हम लोग प्रैक्टिस करते रहते थे। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी? मतलब हमें विद्रोह करने की आदत थी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूल कर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। अस्तबल में हम रानी की गर्दन पर झूलते रहते थे, और फिर स्टूल के सहारे हम उसकी पीठ पर भी बैठते थे, फिर भी हमें कोई संतोष नहीं होता था, ऐसा यहाँ पे बताते हैं। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने के पश्चात हम रानी को खोलकर बाहर ले आए, और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। यहाँ पे कवि क्या, सॉरी, लेखिका क्या कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि हमारा छुट्टी का दिन था और दोपहर का टाइम था, जब सब आराम कर रहे थे, सो रहे थे। तो हमने क्या किया कि हम अस्तबल में गए, और रानी जिसको रस्सी से बांधा हुआ था, तो उसको खोल दिया, और हम धीरे से उसको बाहर ले आए चुपके से, और बाहर लेकर आए चबूतरे के पास। और वहाँ पे आके जीन वीन का कोई सहारा नहीं लिया कि जीन पहले रखे उसके ऊपर फिर हम बैठे। नहीं, हम तो क्या बोलते हैं यहाँ पे लेखिका, कि उसकी नंगी पीठ पे, मतलब वो उसके ऊपर वो जो बैठक होती है ना, जो उनके लिए खरीदी गई थी जीन, उसका सहारा भी नहीं लिया हमने, और हम बैठ गए। और ऐसे हम जानना चाहते थे कि हमें कितना घुड़सवारी आई है, तो हम हमारी एग्ज़ाम लेना चाहते थे, ऐसा बोल रहे हैं। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती थी। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। क्या कहते हैं यहाँ पे लेखिका कि ये एक स्वाभाविक चीज़ थी कि ताज रानी हमारी ऐसी सब प्रवृत्तियों से, ऐसी सब एक्टिविटी से बहुत प्रभावित हो जाती थी। असल में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तर होते हैं, मतलब बालक कितने एक्टिव होते हैं, कोई भी बालक, वो अलग अलग उनके लेवल होते हैं, स्तर माने लेवल, उसका बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। मतलब एक उनका क्या लेवल है, अलग अलग बालक की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, उसका बोध नहीं होता है, और एक सामान्य चेतना का ही बोध रह जाता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। मतलब बालक किसी में डिफरेंस नहीं करता है, ऐसा बताया गया है। उनके लिए जिनके साथ उनका अच्छा रेपो बन जाता है, और एक अच्छी उनके साथ संवेदना हो जाती है, तो वो अपने परिवार की तरह ही, बालक किसी भी पशु हो या पक्षी हो या कोई वनस्पति क्यों नहीं हो, उसको अपने परिवार का ही सदस्य मानते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी। बराबर, यहाँ पे उनकी बिल्लियों की भी बात करी है कि वो भी कैसे रानी के ऊपर कूदती उछलती रहती थी, और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन है। क्या बोलते हैं यहाँ पे लेखिका कि हमारी जो बिल्लियाँ थी निक्की और रोजी, वो भी उसकी गर्दन पे उछलती कूदती रहती थी, और हम भी ऐसे बैठते थे ना उसकी पीठ पे, जैसे कोई मयूरासन, मयूर माने
मोर के आकार वाला सिंहासन हो, बड़ा सा, और ऐसे उस पे कैसे राजा महाराजा पहले के ज़माने में बैठते थे ना सिंहासन पे, वैसे मयूर सिंहासन पे हमें किसी ने बिठाया हो। मयूर तथा सिंह की आकृति, मयूर माने मोर और सिंहासन मतलब बड़ा सा आसन। ठीक है, चलिए। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। शक्ति का विरुद्धार्थी है दुर्बलता, तो रानी ये सब जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर आयल पकड़कर बैठने वालों को यह दुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। क्या कहा है यहाँ पे कि रानी हमारी शक्ति और दुर्बलता को जानती थी और उसकी नंगी पीठ पर आयल पकड़कर बैठने वालों को, तो आयल पकड़कर मतलब उसकी लगाम पकड़कर, जब कोई ऐसा व्यक्ति उसकी पीठ पर बैठ जाता था तो वो उसे इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठे जाने पर भी भाई ने अपने हाथ की पतली संगती उसके पैरों में मार दी। क्या बोलते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं बैठी और मेरे भाई ने पतली सी सोटी बोलते हैं ना, पतली सी एकदम लकड़ी, एकदम पतली सी, वैसे उसके मतलब रानी के पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, उसे चोट तो नहीं लगी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया था या कोई दुखद स्मृति उभर आई। उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन पशुओं में भी स्वाभिमान होता है ना, तो वो उसका स्वाभिमान को चोट लगी, या तो फिर कोई उसकी दुखद स्मृति, कोई ऐसी दुख भरी याद ऐसी उसको आ गई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। वो इतनी जोर से वो भागी है उसके बाद कि जैसे सारी ये जड़ चीज़ें हैं, मतलब जिसमें कोई लाइवनेस नहीं है, वो भी उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भागे हो। सड़क, पेड़, नदी, मतलब कि कोई भी उसको पकड़ और बांध नहीं सकता था, इतनी तेजी से उसके बाद वो भागी थी। चलिए आगे देखते हैं। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला। उड़न खटोला बोला है, क्या बोलते हैं लेखिका यहाँ पे कि कुछ देर तो मैंने अपने आप को संभाला। उड़न खटोला माने रोपवे पर हम जाते हैं ना कोई पहाड़ी पे, उसे उड़न खटोला बोलते हैं। तो लेखिका बोलते हैं कि कुछ देर तो मैंने अपने आप को संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित ही था, क्योंकि इतनी तेज़ी से भाग रही थी और मैं भी नई नई सीखी हुई थी, तो मैं इतनी अच्छी तरह से तो लगाम पकड़ नहीं सकती थी, तो मैं तो गिरने वाली तो थी ही, मैं वो तो पक्की ही बात थी। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई। मैं जैसे ही गिरी ना, तो उसको जो भी कुछ पहले की यादें आई हो पिछली, उससे वो अभी की परिस्थिति में वापस लौट आई हो और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तुत प्रतिमा हो। और वो सडनली खड़ी रह गई और इस तरह से खड़ी रही वो, जिसे ऐसा लगे कि उसको बहुत पछतावा हुआ है कि मैं गिर गई हूँ। तो लेखिका यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि जैसे ही मैं गिरी ना, तो रानी को खूब पछतावा हुआ हो, ऐसे उसके भाव थे। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। बराबर, कि सबकी चीख पुकार सुन के ऐसे सब लोग भागते भागते आ गए और मैं भी कुछ दिनों तक ऐसे ही पड़ी रही। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी, मेरे आंसू आ गए। कि जैसे ही मैं थोड़ी ठीक हुई और मैं रानी के पास गई हूँ ना, तो वो इस नज़र से मुझे देखने लगी जैसे उसे बहुत पछतावा हुआ हो, और वो हिनहिनाने लगी। घोड़े की बोलने की आवाज़ होती है, घोड़े की आवाज़ उसे बोलते हैं हिनहिनाना। तो वो मुझे देखकर हिनहिनाने लगी और उसकी ऐसी पश्चाताप भरी नज़र से मेरे भी आँख से आंसू आ गए।
एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। यहाँ पे दूसरी एक बात कहते हैं, लेखिका कहते हैं कि एक बार मेरे भाई का बर्थडे था तो मेरी नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे थे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। जनरली ऐसा करते थे कि जब भी हम नए कपड़े या कोई नए ऑर्नामेंट्स पहनते थे तो रानी के सामने जाकर उसे दिखाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहनाया। इतने अच्छे शेर मुंह वाले कड़े थे और इतने अच्छे लग रहे थे। और वो जैसे ही रानी को दिखाने गया ना तो वहाँ पे उसने कड़े उतार दिए और रानी के कानों में पहना दी। ऐसा बताते हैं यहाँ पे लेखिका। आगे बोलते हैं, फिर हम सब खेल खेल में कड़ों की बात भूल गए। फिर तो हमें याद ही नहीं रहा। संध्या का समय भाई को कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। सांझ हुई तब मम्मी ने पूछा कि तेरे कड़े कहाँ गए बेटा हाथ से। तो ऐसे पूछताछ शुरू हुई, लेकिन कहीं भी कड़े मिले नहीं। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रहती। रानी ऐसा लोगों को खुद की तरफ ऐसा बताना चाहती थी कि कड़े मेरे पास है, देखो मेरे कानों में है, पर कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। वहाँ पे मिट्टी में पड़े हुए थे। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। किसी ने ऐसा किया था कि गहरा गड्ढा खोदकर उसको गड्ढे में गाड़ दिए थे कड़ों को। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। किसी को उसका दंड तो नहीं मिला, पर सबको पता चल गया कि रानी बहुत ही ईमानदार घोड़ी है। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक और घटना की बात की है यहाँ पे लेखिका ने। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। एक बार ऐसा हुआ कि हम सवेरे उठे ना तो एक छोटा सा बेबी घोड़ा वहाँ पे उसके पास था, घोड़े का बच्चा था। यहाँ कहाँ था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। तो ऐसे उसको चिढ़ाया, किसको, रामा को। और वो निरुपाय हो गया, मतलब उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। और वो बोला कि ये बच्चा तो रानी के पेट में दाना और चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया कि हाँ। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें, तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। तो मेरे भाई ने एक बार ऐसा बोला कि एक बार हम ऐसा करते हैं कि रानी का पेट चीरकर ही कम से कम और एक बच्चा घोड़ा निकाल देते हैं और वो छोटा सा घोड़ा होगा ना उसके ऊपर मेरे दूसरे छोटे भाई बहन सवारी करेंगे और रानी हमेशा मेरे पास, रानी के ऊपर मैं सवारी करूँगा। तो लेखिका बोलते हैं कि मुझे ये प्रस्ताव, सुझाव अच्छा लगा और हमने एक बार डिसाइड किया कि हम एक बार दोपहर में जाएंगे और उसका पेट चीरेंगे। तो हम लोग शाक मतलब सब्जियां काटने का चाकू लेकर गए और तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया, मतलब मेरी हिम्मत ने। हमें और एक क्वेश्चन हुआ कि उसका पेट चीरेंगे तो फिर सिएंगे कैसे,
मतलब छोटे छोटे बच्चे कैसा सोचते हैं और उनकी सोच कैसी होती है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उनको ऐसा है कि हमें ये चीज़ चाहिए, एक छोटा सा घोड़ा, लेकिन रानी भी चाहिए, तो उसके लिए वो क्या क्या सोच लगाते हैं। लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये हमने नहीं किया, वो बहुत अच्छी बात हुई। आगे देखिए, एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? उन्होंने ऐसा सोचा कि एक बार उसका पेट चीर के हम बच्चा घोड़ा निकाल लेंगे, लेकिन सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई, मतलब छोटी सी सुई, तो उसे सी नहीं सकती। ताज सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता है। मतलब उसके पास जो बड़ी सी सुई है ना, वो तो रामा के पास है, वो अपनी कोठरी में रखता है। और जहाँ हम पहुँच नहीं पा पा सकते थे। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, अश्व शिशु माने मतलब घोड़े का बच्चा, वो दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध याद रहा, मतलब हम हमारा गुस्सा भी भूल गए, और ये वाली एक मूर्ख जैसी बात हमारे दिमाग में आई थी वो भी हम भूल गए। तो यहाँ पे एक जो लेसन है हमारा रानी, वो ख़त्म होता है। और आपको शब्दार्थ और मुहावरे तो लिखने को मैंने दिए ही थे, अभी आपको इसकी एक्सरसाइज भी लिख देनी है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। ओके, ये लिख के आपको मुझे मंडे को चेक करवा देना है, मंडे को, लेट बाय लेट मंडे। ओके, थैंक यू सो मच।